नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ओर तो कोरोना का दौर चला हुआ है, दूसरी ओर हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव की अटकलें हैं वो जोरों पर हैं। चुनाव आखिर इस कोरोना के दौर में कब होंगे, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बलराम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे सहयोगी के तौर पर सिमरन कौर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। सिमरन जी आपका भी और अलाउ जी आपका भी। सर, कोरोना का ये दौर चला हुआ, देश की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है कोरोना ने। तो इसी बीच जो बड़ौदा चुनाव की अटकलें हैं, आखिर चुनाव कब होंगे, इसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? देखो, बात यह है विकास जी, सबसे बड़ी बात है मतलब मैं जो कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, आगे वे कब होंगे। जब प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग चाहेगा तभी बड़ौदा हल्के का उपचुनाव होगा, और इसकी संभावना बहुत जल्दी है। जिस हिसाब से सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां जो बड़ौदा हल्के के दौरे कर रही हैं, उससे लग रहा है कि चुनाव की आहट शुरू हो गई है। सर, जो पहले चुनाव लड़ा गया था, जो मुद्दे चुनाव के आए थे, बेरोजगारी का मुद्दा हो या बुढ़ापा पेंशन की बात हो, जो तमाम मुद्दे वो फैल हो गए। तो अब चुनाव का नया मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव का मुद्दा जो आम चुनाव होता है उसमें अलाउ जी अलग मुद्दे होते हैं, और उपचुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। उपचुनाव, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, सत्ता के साथ उपचुनाव होता है, और यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग हटके है, क्योंकि यहाँ जो बेल्ट है वो देश वाली बेल्ट बोली जाती है, और पुराना रोहतक वाली बेल्ट बोली जाती है। और आज के दौरान कभी पुराने रोहतक में चौधरी देवीलाल जी का गढ़ होता था, और आज इस गढ़ को तोड़ने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कामयाब हो गए हैं। और ये है जी, बड़ौदा उपचुनाव में सर, जाट और नॉन जाट का जो सूत्र है, क्या वो भी चल सकता है? जाट और नॉन जाट का ऐसा ही तो बात नहीं है, जाट और नॉन जाट का हो, लेकिन हाँ, ये हर बार राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, नॉन और जाट का और जाट का, लेकिन इसका बेनिफिट किसे मिलता है ये भविष्य क्रम में है। सर, एक मुद्दा और भी है, क्या चुनाव में महिलाओं का मुद्दा इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है? हाँ, देखिए सिमरन जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, सवाल भी बढ़िया किया आपने, कि महिला के बगैर कहीं भी कोई गुजारा नहीं है, और महिलाओं के मुद्दे हर बार छाते रहते हैं। और आज के दिन बेरोजगारी में ही महिलाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और हरियाणा के अंदर क्राइम रेट भी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं कहीं महिलाओं के मुद्दे भी इसमें छाए रहेंगे। सर, आप देख पा रहे हैं हरियाणा में जो शारीरिक शिक्षकों ने अपनी नौकरी खोने के बाद जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है, वो रोडों पर आ गए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो ये मुद्दा चुनाव को किस तरह प्रभावित कर सकता है? हेलो जी, सवाल इस पे क्या नाम है, हालांकि इस पे कोई भी कमेंट्स मैंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये चुनाव की। हाँ, इसमें गड़बड़ रही है, कहीं कहीं जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको खामियाजा भुगतना चाहिए, और इसमें सत्ता का विशेष भूमिका होती है। उस दौरान जिसकी सत्ता थी, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या त्रुटियाँ की, हाँ जी, उसके लिए उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको सबक भी मिलना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश सरकार की क्या मजबूरियाँ रही, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करनी थी, तो इन्हें इनको जो भी नोटिस दिया या जो भी लेटर दिया है वो अपनी जगह। जहाँ तक मुद्दे की बात है, देखिए, जितने भी पीटीआई हैं, लगभग ये पीटीआई और डीपी 1983 या 1883 समथिंग ऐसे हैं, ये अब इनकी एक ही मंशा है। ये कहते हैं कि हालांकि जो इनका जो फैसला था कोर्ट में पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, जब मनोहर लाल खट्टर आई भी नहीं थी तब से कोर्ट में चला हुआ था। अब कोर्ट का डिसीजन है, अब ये लोग मुद्दा तो बनाएंगे ही। हाँ जी, प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी होते हैं, प्रदेश सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है, और इसमें हो सकता है कुछ विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग हो, और ये लोग हल्के में जाएंगे। जैसे ही ने कहा है कि हम बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में सत्ता के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। सर, बेरोजगारी का मुद्दा, जब चुनाव हुआ था युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कही गई थी कि आपको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े किसी से अछूते नहीं हैं। अलाउ जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो आम चुनाव होता है उसमें विभिन्न तरह के मुद्दे दिए जाते हैं और लोगों को आश्वासन दिया जाता है, और वे चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। हालांकि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में मनोहर लाल से सरकार की इसकी बैठक में एक फैसला दिया गया कि 75% हरियाणा के बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उस उद्योग, जो नए उद्योग लगेंगे, उनमें
जबकि चाहिए ये था कि मेरा तो ये सुझाव था कि वर्तमान में आप 75 की बजाय 50% दे देते, लेकिन वर्तमान में जो उद्योग लगे हुए हैं वहाँ उन लोगों को रोजगार मुहैया करा जाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों में काबिलियत है और यूथ भ्रमित हुआ है। बेरोजगार यूथ ज़्यादातर नशा और क्राइम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मेरा तो ये अनुरोध है कि वर्तमान परिस्थिति में भी इन्हें सुझाव दिया जाता है कि भाई ये नौकरियाँ दी जाएँ। जिस तरह से सर जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई, क्या उपचुनाव में भी दोनों गठबंधन के साथ उतर सकती हैं? हाँ, इसकी पूरी संभावना है। दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और जहां तक मुझे है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा। अब देखना यह है कि जेजेपी का वर्कर और जेजेपी का वोटर भाजपा को कितना सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि अगर भाजपा को सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वहाँ से कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। अब ये चुनाव इनका समझौता मतदान तक जा पाता है या नहीं जा पाता है, ये भविष्य के क्रम में है। सर हम जानना चाहेंगे, जो उस सीट पर कांग्रेस का पहले से दबदबा रहा है, तो अब की बार वो सीट कांग्रेस किसे सौंपना चाहेगी? देखिए अलाउ जी, इसमें बड़ा सिमरन जी आप भी बड़ा ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस किसे सीट देगी ये प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता हैं अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और वर्तमान में विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस के, ये निर्धारित करेंगे वो किसे चुनाव मैदान में उतारते हैं। क्योंकि इसकी पूरी बेल्ट और पूरी कांग्रेस हाई कमांड ने पावर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी हुई है। अब देखना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसे चुनाव मैदान में उतारते हैं। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटार्थी कांग्रेस के टिकटार्थी लगभग 6-7 हैं और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पत्ते कभी भी नहीं खोलते। ये उनकी खासियत है। वो अपने परिवार के सदस्य को भी ये पूरी तरह से नहीं बताते कि लास्ट में अंतिम फैसला वो क्या लेते हैं, और यही उनकी शख्सियत है और यही उनकी कामयाबी के राज भी हैं। अब उनके ऊपर जितना उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, कई कलोई हल्के के जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं वो भी उन पर अपना दबाव बनाए हुए हैं या रिक्वेस्ट करे हुए हैं कि हमें चुनाव मैदान में उतारा जाए। उधर से श्री किशन हुड्डा का जो लड़का है, उनके परिवार के सदस्य, क्योंकि श्री किशन हुड्डा जी वहाँ से विधायक रहे थे अब और उनका स्वर्गवास होने के कारण सीट खाली होगी, तो परिवार के लोग उम्मीद रख रहे हैं कि उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कहीं न कहीं शंका और आशंका दिखाई दे रही है। और आप इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहता हूँ, दिन प्रतिदिन कोरोना की स्थिति ज़्यादा खराब होती जा रही है। मेरा सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपने आप को बचाने का प्रयास करें, जितना संभव हो सके घर से कम ही निकलें, काम के प्रति ही निकलें। और विशेषकर मैं उन अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं जिनके बच्चे जो सुबह शाम स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर जो घूमते रहते हैं और वो सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया इसका ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा, जिनसे हमने कोरोना का दौर तो आपसे किसी से छुपा नहीं है, चला ही हुआ है। इसी बीच जो हरियाणा के बड़ौदा हलके में उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर खास चर्चा की है। तो दोस्तों आप देखते रहिए, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर किसी दिन मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर।